नहीं नहीं। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या? चलिए। हाँ जी। तो बेटा लास्ट चैप्टर का अमेंडमेंट देखना था अपन को, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर्स के अमेंडमेंट अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पिछली 2 क्लासेस में। लास्ट चैप्टर आपके मॉड्यूल का भी लास्ट चैप्टर है और इधर अमेंडमेंट का भी आपका लास्ट चैप्टर है। चैप्टर है रिटर्न्स। अब वैसे मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ। देखो, रिटर्न वाला जो चैप्टर है ना, इसका वेटेज 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन आता है, 4-5 नंबर के बीच का एक चैप्टर है ये। और आपने देखा था इसमें ज़्यादातर थ्योरी है। मतलब थ्योरी मतलब कि आपको केवल ये देखना है कि किसको कब तक रिटर्न भरना होता है। एक बार अगर आपने जो पढ़ा हुआ है, मैं ये मान रहा हूँ कि अब तो सबने पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम है 1-1.5 महीने बाद। तो रिटर्न में जो आपका नॉलेज है वो आपको ये कहता है कि जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर जिसे हम कहते हैं, वो 2 कैटेगरी के लोगों को भरने होते हैं। मतलब मेनली हमारे कोर्स में जो जो है वो 3 कैटेगरी के लोग हैं। देखना एक बार आप। एक तो आपके रेगुलर स्कीम वाले बेटा लोग हो गए, एक आपके कंपोजिशन स्कीम वाले हो गए, और एक आपके एनआरटीपी हो गए, जिनका रिटर्न भी अपन ने कोर्स में है, जो अपन ने देखा था। आपको अगर याद हो तो जो रेगुलर स्कीम वाले लोग हैं वो मंथली रिटर्न भरते हैं, मतलब कि हर महीने वो जीएसटीआर 1 भरते हैं आउटवर्ड सप्लाई के लिए, और फिर 20 तारीख तक वो जीएसटीआर 3 भी भरते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाले क्या करते हैं बेटा, क्वार्टरली तो पेमेंट करते हैं, जिसके लिए स्टेटमेंट दे देंगे, और ईयरली रिटर्न भरते हैं। और एनआरटीपी लोग मंथली रिटर्न में आते हैं, और उनका वो एक होता था कि अ, अगले महीने की 20 तारीख तक भरना है रिटर्न, या फिर उससे पहले अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो विच एवर इज अर्लियर करके आपने टाइम देखा होगा इनका भी। ये 3 आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल रिटर्न होते थे, जैसे एनुअल रिटर्न। इसके अलावा आपका होता था फर्स्ट रिटर्न। पहली बार जब रिटर्न भरते हो तो कौन सी सप्लाई की डिटेल देनी है, तो वो डेट में बताता था, लाइबल होने के दिन से लेकर वाले एट द एंड तक की। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर तो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। अब चेंजेस क्या हुआ है उसके ऊपर अपन को बात करनी। तो आपको याद है इनका जो रेगुलर स्कीम वालों का रिटर्न है, उनमें 2 रिटर्न होते थे। आउटवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 भरा जाता था, सॉरी, और उसके बाद एक 20 तारीख तक आपका 3 भी भरा जाता था। एक बार बोल दीजिए ये सोनू। हर महीने भरना होता था। तो अब चक्कर क्या है कि जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो इन्हीं पे लिए हुआ है, रेगुलर स्कीम। इनको और इनको तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो याद रख लेना। कंपोजिशन वालों के रिटर्न और एनआरटीपी वाले रिटर्न में कोई छेड़खानी ना करे। जो आपने पढ़ रखा है, एक एक दो दो लाइनें थी, शायद ज़्यादा लंबा था नहीं, शायद आधा आधे पन्ने में नहीं होंगे, उनको तो एज इट इज़ रहने दो। रेगुलर स्कीम वालों का जो रिटर्न का स्कीम था, अब वो चेंज हो गया। सारा का सारा सीन इनमें चेंज करना है आपको। क्या आपको क्लियर है किसमें चेंज हो रहा है? तो अब गाड़ी चालू करते हैं। आपको बेटा याद है रेगुलर स्कीम वालों का जब मैं रिटर्न आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था स्मॉल टैक्स पेयर को बेनिफिट मिला है, एक रिलैक्सेशन दिया गया है। किसी को याद हो तो कॉपी हो या सामने हो तो देखकर बोलो ना, क्या था मैंने बोला था। हाँ, अगर उनका होता है तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं। याद आया सबको? अब वो वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं के चक्कर में ये अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब आपने जो पढ़ा हुआ है रेगुलर स्कीम वालों का, वो सब एक बार के लिए भूल जाए, और अब जो आप पढ़ने वाले हो आज, वो याद रखें। तो रेगुलर स्कीम वालों का सिस्टम पूरा ही चेंज हो गया है। अब रेगुलर स्कीम वाले जो लोग हैं, वो जो छोटे व्यापारी होते थे, जिनको क्वार्टरली रिटर्न भरने का ऑप्शन मिला था, उनके लिए क्या क्लैरिटी नहीं थी। उनको ये तो बोल दिया क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हो, पर कैसे रिटर्न भरना है, कैसे पेमेंट करना है, ये स्कीम में कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अब इन्होंने पूरी तरह से क्लैरिटी देते हुए एक स्कीम लॉन्च कर दी है रिटर्न भरने की, जिसको कहा जाता है QRMP स्कीम। फुल फॉर्म इसकी होती है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। तो पूरे रिटर्न वाले चैप्टर में
जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो ये स्कीम ऐड हुई है जिसका नाम है QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। कौन से लोग इस स्कीम में आएंगे, जो लोग इस स्कीम में नहीं आएंगे उनको क्या करना है, ये सब बातें आपको इस रिटर्न वाले चैप्टर में अभी देखनी है। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा इस बार 100% मेरे को विश्वास है कि QRMP का ही आएगा। तो मतलब बाकी चीजें आपने जो कंपोजिशन वालों का रिटर्न कब तक भरा जाता है और NRTP का रिटर्न कब तक भरा जाता है, एनुअल रिटर्न कब तक भरा जाता है, ये आपको पढ़ना तो है। लेट फीस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न याद है, ये सब भी टॉपिक है आपके पीछे, वो सब आप पढ़ लेना। पर चांसेस है कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा, QRMP स्कीम। तो अगर आप आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो 5 नंबर का क्वेश्चन 100% मेरे को विश्वास है इसमें से आने वाला है। तो अब बेटा चालू करते हैं कि आखिर ये रिटर्न की स्कीम क्यों लाई गई, किसके लिए लाई गई, क्या है इस स्कीम में, क्या क्या बताया गया इस स्कीम में। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले टॉपिक के साथ, QRMP स्कीम किन लोगों पे एप्लीकेबल होती है। QRMP स्कीम इज एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम। आपको दिख गया होगा ये वर्ड ही, ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम इंट्रोड्यूस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। पहले कौन थे स्मॉल टैक्स पेयर? 1.5 करोड़ वाले। अब देखो स्मॉल टैक्स पेयर की डेफिनेशन जो बदल के चेंज हो गई है, हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द करंट और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो स्मॉल टैक्स पेयर कौन है? जिन लोगों का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ या उससे कम है। तो जो भी व्यक्ति जिनका एनुअल टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, उन लोगों के पास ऑप्शन है कि वो इस स्कीम के तहत रिटर्न भर सकते हैं। तो बेटा अब एक बात क्लियर कर लो, जिन लोगों का टर्नओवर पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक 5 करोड़ से ज्यादा हुआ करता था, वो इस स्कीम में नहीं आ सकते। तो जो लोग स्कीम में नहीं आ सकते उनको रिटर्न वैसे ही भरने हैं, मंथली रिटर्न भरो, मंथली पेमेंट करो। मतलब हर महीने GSTR 1 भरो, हर महीने GSTR 3 भी भरो और पेमेंट करो। जो चल रहा था वही चलेगा बाकी लोगों के लिए। तो एक्चुअल में चेंजेस क्या हुआ है कि वो जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जो 1.5 करोड़ तक पहले कुछ सुनने में आते थे, अब वो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कैटेगरी चेंज हो गई है। अब वो 5 करोड़ तक वाले हो चुके हैं और इनके पास ऑप्शन है रिटर्न तो क्वार्टरली भरो और पेमेंट मंथली करो। नाम से ही पता पड़ रहा होगा आपको, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। तो किन लोगों पर ये QRMP स्कीम एप्लीकेबल है? सबसे पहला जवाब, स्मॉल टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन करंट और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन लोगों पे ये एप्लीकेबल होगी। क्या एप्लीकेबिलिटी क्लियर है सबको? प्लीज लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही होना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी किन लोगों पे एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट है ये। तो क्या जवाब है? स्मॉल टैक्स पेयर जिनका एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट एंड करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो लोग हैं, 4 कीवर्ड है, स्मॉल टैक्स पेयर, एनुअल टर्नओवर है बेटा वर्ड यहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं। एनुअल टर्नओवर क्या होता है अभी सब आप सीख जाओगे। एनुअल टर्नओवर 5 करोड़, फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग और करंट। तो इनके पास ऑप्शन है फर्निश देयर GSTR 1 एंड 3B, भरना इनको वही दोनों फॉर्म है 1 और 3B, ऑन ए क्वार्टरली बेसिस वाइल पेइंग टैक्स ऑन मंथली बेसिस। रिटर्न भरना है क्वार्टरली, पेमेंट्स करने मंथली। क्या यहां तक क्लियर? यस नो बोल दीजिए। ओके, आगे चलते हैं।
This will significantly reduce the compliance burden on such taxpayer, as now the taxpayer need to file only 4 GSTR 3B return instead of 12 GSTR 3B return. ये तो समझा रखा है, सही बात है, क्योंकि अगर इनका देखा जाए तो अब इनको साल के 4 ही 3B भरने पड़ेंगे, जबकि पहले के कानूनों के अनुसार 12 भरने पड़ते थे. Similarly, they would be required to file only 4 GSTR 1 return since invoice furnishing facilities provided under this scheme. ये क्या है मैं बाद में समझाऊंगा. IFF क्या है ये भी समझना है. Opting of QRMP scheme is GSTI invoice. Distinct person can avail QRMP scheme option for one or more GSTIN. It implied that some GSTIN for a PAN can opt for QRMP scheme and remaining GSTIN may not opt for the said scheme. अब याद करिए बेटा, एक पैन नंबर पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, बोलिए यस और नो. पता होगा ये सबको. और याद है बेटा, कंपोजिशन में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे मैंने कहा था कि अगर एक पेन पे आपके एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो या तो सारे ही रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में आएंगे या सारे ही रेगुलर में आएंगे. याद है ये बात. पर क्यूआरएमपी में ऐसा नहीं है बेटा. क्यूआरएमपी में इन्होंने बोला है कि अगर आपके एक पेन पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, यानी आप डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस पता होगा आपको शायद, तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहें तो एक रजिस्ट्रेशन को क्यूआरएमपी में डाल सकते हैं, दूसरे को आप नॉर्मल स्कीम में डाल दो. नॉर्मल मतलब क्या हो गया, हर महीने रिटर्न भरने वाली जो स्कीम चलती है. तो रेगुलर रजिस्टर्ड लोग हैं, जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड लोग हैं, उनके पास अब दो ऑप्शन हो चुके हैं. या तो वो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट करें या मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट करें. मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है. और ये ऑप्शन एक पेन पे सारे रजिस्ट्रेशन पे लागू नहीं करना, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं. तो आप लैंग्वेज देखिए एक बार, क्या लिख रखा है. ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम इज GSTIN वाइज, GST नंबर वाइज है. Distinct person can avail QRMP scheme option for one or more GSTI. एक GSTIN के लिए QRMP में चले जाओ और दूसरे के लिए छोड़ना चाहते हो छोड़ दो. तो मान लो एक GSTI नंबर राजस्थान में और एक MP में है, अलग अलग राज्यों में आपको पता होना चाहिए, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. तो राजस्थान वाले को QRMP में रहने दो, उसको रेगुलर रहने दो, मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट में, कोई दिक्कत नहीं. क्या ये बात समझ में आ गई आपको. QRMP स्कीम इज GST इनवॉइस, ये है आपका कीवर्ड जो इन्होंने लिख दिया साइड में. इस पूरे पैराग्राफ का सार यही है. QRMP इज GSTIN वाइज, नॉट पेन वाइज, जबकि कंपोजिशन इज पेन वाइज. क्या क्लियर. yes, आगे बढ़ते हैं फिर. वापस से वो जो ऊपर पढ़ा वही लिखा हुआ है, एक बार मैं और पढ़ देता हूं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. एलिजिबिलिटी वही लिखी है. रजिस्टर्ड पर्सन having an aggregate turnover up to rupees 5 crore in the preceding financial year and who have opted to furnish quarterly return under QRMP as the class of person who shall furnish a return of every quarter from January 21 onward and pay tax due every month. तो ये जो स्कीम है बेटा, ये जनवरी 21 से आई है. तो जनवरी फरवरी मार्च इस क्वार्टर से ये स्कीम लागू हुई है. इससे पहले के जो भी टाइम पीरियड थे उसके अंदर मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट करना था. जनवरी 21 से ऑप्शन आ गया है कि अगर आप इस स्कीम में आते हैं तो आप क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं और पेमेंट्स मंथली कर सकते हैं. वापस से वही है. दस द टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर एलिजिबल फॉर QRMP स्कीम फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर. डिटेल फर्निश इन द रिटर्न ऑफ टैक्स पीरियड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट. अभी मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो वैसे नहीं निकलेगा आपका जैसे कि आपने सीखा हुआ था एग्रीगेट टर्नओवर. यहाँ पे जिस टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी है वो टर्नओवर है जो पिछले साल के रिटर्न में आपने शो कर रखा है. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पिछले साल का अपना रिटर्न देखना है और उस रिटर्न में जो आपने टर्नओवर दिखाया, अगर उसका अमाउंट 5 करोड़ या उससे कम आया तो आप इस साल QRMP स्कीम में आ सकते हैं, और अगर वो अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर है तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते. तो रिटर्न से चेक कर लेना आपका अमाउंट जो भी देखना. तो वो कैलकुलेशन वाइज नहीं करना है, यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर वाली जो कैलकुलेशंस होती है रिटर्न से जज करना है. तो ये अंडरलाइन कर सकते हो आप. फर्निश इन द रिटर्न ऑफ टैक्स पीरियड फॉर कंप्यूटिंग टर्नओवर, डिटेल फर्निश इन रिटर्न ऑफ
tax period in the preceding financial year shall be taken into. तो अभी तक का सार क्या है, वापस से मैं बोल देता हूं. अभी तक इतना मथावोड़ी का सार केवल दो बातें हैं. एक तो एलिजिबिलिटी सीख लिया आपने, और दूसरी बात आपने सीख ली है कि ये जो ऑप्शन है ये जीएसटी आईएन वाइज मिल रहा है, नॉट पेन वाइज. बस अभी तक ये दो बातें सीखी गई है. और तीसरी बात अगर आप सोचो कि जो टर्नओवर है वो टर्नओवर रिटर्न से जज करना है. जो रिटर्न आपने फाइल करा होगा प्रीसीडिंग ईयर में उससे जज करना. अगर डन हो गया हो तो मैं और आगे बढ़ू. कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस पे चलते हैं. अभी ये स्कीम में आने के लिए कुछ शर्तें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आगे बढ़ते हैं. रजिस्टर्ड पर्सन अंडर क्यूआरएमपी स्कीम must have furnished the return for preceding month as due on the date of exercising such option. अगर इस स्कीम में आप आते हो तो आपने रिटर्न फर्निश कर दिया होना चाहिए पिछले महीने का जो ड्यू हुआ है ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले दिन के दिन. अभी मैं समझाऊंगा, अभी एग्जांपल आप क्लियर हो जाएंगे. Registered person shall not be eligible to opt for QRMP scheme if he has not furnished the last return due on the date of exercising the option. जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उस दिन के पिछले महीने का अगर रिटर्न नहीं भरा है आपने तो आप स्कीम में नहीं आ सकते. व्हाट डज इट मीन? अब एग्जांपल देखिए आप समझना. मान लीजिए आप QRMP में आना चाहते हो फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर. तो मान लीजिए आप जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में QRMP में आने की सोच रहे हैं और आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं 27 जुलाई को QRMP में आने का. तो आपको जुलाई महीना कौन से दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा है बेटा? 27 जुलाई. तो बताओ इसके पिछला महीना कौन सा गुजरा होगा आपका? लास्ट मंथ बताओ. जून महीना. बोलिए सर. नो. तो जून महीने का रिटर्न आपने फर्निश कर दिया होना चाहिए. अगर रिटर्न फर्निश नहीं हुआ होगा तो आप 27 जुलाई को QRMP में नहीं आ सकते. तो ये ध्यान रखना है आपको. 27 जुलाई को QRMP में आने के लिए, कौन से क्वार्टर के लिए आना चाह रहे थे आप? जुलाई से सितंबर. उसमें आने के लिए आपको लास्ट महीने का रिटर्न फर्निश करना है और वो रिटर्न आपको 22 या 24 जुलाई तक जमा करना है. मैं आपको पीछे थोड़ा सा, इसको मैं आगे ले जाऊं उससे पहले मैं वापस से थोड़ा पीछे आता हूं. आपको पता है GSTR 1 भरने की डेट क्या होती थी बेटा लास्ट? बताइए. GSTR 1 की लास्ट डेट क्या होती थी? 10 तारीख अगले महीने की. याद आया? और 3B की? हाँ, 20 तारीख अगले महीने की. अब भाई एक तो आप नोट कर लेना, कोरोना के चक्कर में एक नोटिफिकेशन आया है, लास्ट में दे रखा है आपके अमेंडमेंट में 83/2020 करके 10 नवंबर 2020 को. उसमें ये बोला गया कि 1/1/21 से जो GSTR 1 का फाइल करने का टाइम लिमिट है वो अब चेंज हो गया है. ध्यान से सुनना. जो लोग QRMP स्कीम में रजिस्टर्ड हुए हैं उन्हें भरना है. अब QRMP स्कीम वाले बेटा GSTR 1 क्वार्टरली भरेंगे तो उनका जब टैक्स पीरियड खत्म होगा उसके अगले महीने की 13 तारीख तक भरना है. मतलब जैसे मैं आपको बताऊं तो मानो आप QRMP स्कीम में और आप भर रहे हो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर का रिटर्न. तो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर का रिटर्न QRMP वालों को कब भरना है? GSTR 1 क्वार्टरली भरेंगे ये लोग, ध्यान रखना. तो ये कब तक भरेंगे? ध्यान से सुन लीजिए. 13 अक्टूबर तक भर देंगे. जैसे ही टैक्स पीरियड खत्म हुआ, सितंबर में टैक्स पीरियड खत्म होगा, उसके बाद आने वाले महीने की 13 तारीख तक भरना है रिटर्न GSTR 1 का. और जो लोग QRMP में रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो बेटा बताइए, जो लोग QRMP में रजिस्टर्ड नहीं हुए वो GSTR 1 महीने के महीने भरेंगे. तो उनको कब भरना है? वैसे पहले कब भरते थे? अगले महीने की 10 तारीख तक. अब वो अगले महीने की 10 नहीं 11 तारीख तक भरेंगे, 11th डे ऑफ सक्सेडिंग मंथ. तो ये चेंज भी कर लेना, GSTR 1 की डेट चेंज हो चुकी है. तो ये एक बार आप सीख लीजिए. अब प्रैक्टिकली GSTR 1 दो टाइप के लोग भरेंगे. पहले क्या थे? एक ही टाइप के लोग थे जो मंथली मंथली भरते थे. अब क्या हो गया? रेगुलर स्कीम वाले रिटर्न में दो टाइप के लोग हो गए, QRMP वाले, बिना QRMP वाले. तो QRMP वाले
टैक्स पीरियड के एंड होने के अगले महीने की 13 तारीख तक, और बिना क्यूआरएमपी वाले टैक्स पीरियड के एंड होने के अगले महीने की 11 तारीख तक। और इनका टैक्स पीरियड देखो, बिना क्यूआरएमपी वाले का टैक्स पीरियड मंथली है बेटा, और क्यूआरएमपी वालों का टैक्स पीरियड क्वार्टरली है। क्या ये डेट्स क्लियर है आपको? ऐसे ही बेटा 3B की भी डेट चेंज हुई है, अभी आप पढ़ोगे तो 3B की फाइल करने की भी डेट, क्योंकि अब पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया ना बेटा। पहले तो केवल क्या था, 10 तक 1 भरो, 20 तक 3B भरो, और स्कीम तो थी नहीं, मतलब क्वार्टरली रिटर्न के लिए बोला तो था, पर उनके लिए कोई स्कीम तो थी नहीं कि कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है। तो अब तो पूरा क्लियरिटी हो गया, अब तो बराबर इन्होंने बोल दिया कि भैया जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड लोग हैं, कंपोजिशन वालों के ऊपर बेटा ये लॉजिक नहीं है, कंपोजिशन वाले तो वही कर रहे हैं जो अभी भी पहले करते थे। प्लीज ये ध्यान रखना, ये पूरा सिस्टम किन के लिए काम आएगा, जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। ना कंपोजिशन वालों से मतलब है, ना एनआरटीपी से मतलब है, इन दोनों को भूल जाइए आप प्लीज, ये केवल रेगुलर वालों के लिए है। तो रेगुलर वाले अब दो टाइप के हो गए, क्यूआरएमपी वाले रेगुलर, बिना क्यूआरएमपी वाले रेगुलर। क्यूआरएमपी वाले रेगुलर क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे, मंथली पेमेंट करेंगे। बिना क्यूआरएमपी वाले रिटर्न मंथली भरेंगे, पेमेंट भी मंथली करेंगे। क्या ये डन हो गया लॉजिक सबको अब? तो ये प्लीज सिस्टम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अभी क्यूआरएमपी में आने की पहली कंडीशन क्या सीखी आपने, कि जिस दिन क्यूआरएमपी में आ रहे हैं उसके पहले वाले महीने का कोई भी रिटर्न अगर हो तो वो भाई फाइल हो जाना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर है फर्स्ट कंडीशन? आगे चलते हैं, ये शायद एग्जाम के लिए इतनी काम की नहीं है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया एग्जाम के लिए काम का केवल एलिजिबिलिटी है, कौन लोग आ सकते हैं। कंडीशन 2, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर क्यूआरएमपी are not required to exercise the option every quarter. Where such option has been exercised, they shall continue to furnish return as per the selected option for future tax period unless they revise the said option. मतलब एक बार जैसे आप क्यूआरएमपी में आ गए तो आने वाले क्वार्टर में भी आप क्यूआरएमपी में ही रहेंगे, जब तक कि आप बाहर जाने के लिए नहीं बोलते कि मेरे को बाहर जाना है क्यूआरएमपी से। तो क्या हो गया सिस्टम नंबर 2, हर क्वार्टर में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है कि जुलाई से सितंबर में क्यूआरएमपी में आना था, फिर अब अगले अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर के लिए क्या करूं, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आप क्यूआरएमपी में एंटर हुए तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर में भी क्यूआरएमपी में ही रहोगे जब तक कि आप बाहर जाने के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज ना कर। सीधी सी बात है, क्लियर है? बोल दीजिए क्लियर है क्या? तो चलिए इसको अगर मैं समराइज करूं तो चौथा पॉइंट मेरे सामने बनता है कंडीशन। बोल दीजिए पहली कंडीशन क्या है, लास्ट मंथ का रिटर्न फाइल होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 क्या है इसके अंदर, ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब ये भी समझ लेना बेटा, आप चाहो जब बाहर भी जा सकते हो। आपको लग रहा है कि 2 क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी में थे और अब आपको लगता है कि नहीं यार मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट ही बढ़िया है अपने, तो आप बाहर चले जाना, कोई मजबूरी नहीं, ऑप्शनल है, वैसे भी आपको पता ही है। तो अभी तक 4 बातें, एक बार रिपीट मारिए बेटा जल्दी से, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जो भी पढ़ना है अभी पढ़ लेना, इसको वापस से माथा उड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फाइनल टच देंगे अपन इसको पूरे को, हाथों हाथ में रिविजन भी मारते रहेंगे। बताइए एलिजिबिलिटी कौन आ सकता है? जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है वो आ सकते हैं। इस ऑप्शनल है कि कंपलसरी है बताइए? और एक पेन पे जितने भी नंबर है रजिस्ट्रेशन सबका उसमें आना जरूरी है कि जीएसटीआई इनवॉइस आ सकते हो? वो आ सकते हो। और टर्नओवर निकालने के लिए वो लॉजिक नहीं यूज करना आपका कंपोजिशन वाला, एटी वेटी वाला, या रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिलिटी वाला, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है ये, टर्नओवर आपका जो लास्ट ईयर का रिटर्न है उससे देख लेना, वही है ये। और आने के लिए 2 कंडीशन है जो भी आपने देखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, कैसे ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, रूल 61 है। चलिए जी, तो ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ए रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, जिसको आना है
for any quarter shall indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis from। तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम बता रहा हूं मैं, कब तक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, अब ध्यान से सुनिए। फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, टाइम पीरियड ध्यान रखना, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट डे of second month of preceding quarter till the last day of first month of quarter for which option is being exercised। जिस क्वार्टर में आना है, अभी मैं जैसे आपको बोलूं, मान लीजिए आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में आने की इच्छा हो रही है, तो आप इस क्वार्टर में आना चाहते हैं क्यूआरएमपी में, तो ये आपका क्या बोलेंगे इसको, आपका वो क्वार्टर है जिसमें कि आप आना चाहते हैं, अक्टूबर से दिसंबर वाला। अब अगर इस क्वार्टर में आना है तो आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा कि मेरे को आना है क्यूआरएमपी में, बताने का टाइम पीरियड क्या है। अब सुन लीजिए, किसी को समझ आया क्या? क्या करना है, सबसे पहले आपको पिछला क्वार्टर देखना है। बताइए इसका पिछला क्वार्टर कौन सा था? जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर था। तो पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ का पहला दिन बताइए कब से चालू हुआ है? तो ये आपका स्टार्टिंग डे है। इस दिन से लेकर इस क्वार्टर के पहले महीने के एंड होने तक, बताइए पहला महीना कब एंड होगा इस क्वार्टर का? ये है आपका टाइम पीरियड जिसमें कि आप इस क्वार्टर में आने के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते, एमसीक्यू बन सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइम पीरियड है, पर दिमाग से करना पड़ेगा। तो बताइए कब से कब तक के बीच में ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर till the last day of first month of relevant quarter। नहीं समझ में आया तो इन्होंने भी एग्जांपल दिया, देख लीजिए। जैसे जुलाई से सितंबर में आना है, तो बताइए ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करोगे? जुलाई से सितंबर क्वार्टर का पिछला क्वार्टर कौन सा वाला हुआ? अप्रैल मई जून वाला हुआ बेटा? तो अप्रैल मई जून वाला, तो कब से कब तक? यही है टाइम, देख लो एक बार, चेक कर लो। 1 मई से 31 जुलाई आंसर आ रहा है, सही है क्या? तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आप कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूआरएमपी में आने का ऑप्शन एक्सरसाइज करने की डेट क्या है? तो वापस से बोलता हूं, लिख लेना आप प्लीज, इतना सा लिख लो आप, यहां से यहां, या नहीं लिख रहे हो या आप अंडरलाइन कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, मतलब की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है अब? हाउएवर वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड वंस द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड। ये तो मैंने बात करी ली कि एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज करा तो अगले क्वार्टर, जैसे कि अगले क्वार्टर के लिए वापस से नहीं करना, आप कंटिन्यू रह सकते हो। ये भी पढ़ा था ऊपर ही, अनलेस, और कब तक कंटिन्यू रह सकते हो? आप सुन लीजिए, कब तक कंटिन्यू रह सकते हो? या तो आप इनएलिजिबल ना हो जाओ स्कीम में, मतलब आपका इनएलिजिबिलिटी क्या हो सकती है? आपने कोई इसकी कंडीशन ब्रीच कर दी, या आपका टर्नओवर मान लो 5 करोड़ से ऊपर हो जाए करंट ईयर में, तो आप बाहर हो जाओगे। जैसे याद है कंपोजिशन में भी, करंट ईयर में अगर आपकी कंडीशन ब्रीच होती है तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन से बाहर हो जाते हो, याद करो। तो ऐसे यहाँ पे भी है। तो अनलेस, कब तक रह सकते हो कंटिन्यू? कोई आपसे पूछे कि क्यूआरएमपी में कब तक कंटिन्यू रह सकते हैं, तो अनलेस ही बिकम इनएलिजिबल फॉर दिस स्कीम एज पर कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, और ऑप्ट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। और या फिर आप खुद ही निकलना चाहते हो, आप बोलोगे कि नहीं साहब मेरे को तो क्वार्टरली नहीं भरना, मेरे को मंथली भरना है, तो अपने आप बाहर हो जाओगे। तो यानी कि एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज करा तो लगातार इसमें रहोगे। कब तक लगातार रहोगे? कब तक, कब बाहर निकलोगे बताइए? कब बाहर आ जाओगे? इफ यू बिकम इनएलिजिबल और यू ऑप्ट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑन मंथली। मेरे ख्याल से क्लियर है बात सबको? क्या क्लियर है? बोल दीजिए, आगे बढ़ूं मैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम टू लैप्स, कब ये स्कीम लैप्स हो जाएगी। तो अभी जैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया था वही लिखा हुआ है, वापस पढ़ लेते हैं। इन केस, कब खत्म हो जाएगी स्कीम, ध्यान देना। इन केस वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस 5 करोड़ ड्यूरिंग ए क्वार्टर इन अ फाइनेंशियल ईयर, जिस क्वार्टर में, करंट फाइनेंशियल ईयर के जिस क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, he shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis from the first month of succeeding quarter। और कब से इनएलिजिबल हो जाओगे, अगले क्वार्टर के पहले महीने से। एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी है। मान लो अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में आपका टर्नओवर 6 करोड़ टच कर गया। करंट फाइनेंशियल ईयर के अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर में आपका टर्नओवर 6 करोड़ टच कर गया, तो कब से इनएलिजिबल हो गए, इसी क्वार्टर में इनएलिजिबल हो जाओगे कि अगले क्वार्टर से होगे, अगले। तो अब जैन से जो क्वार्टर चालू होगा उसमें आप इस स्कीम में नहीं रह सकते, इस क्वार्टर तक तो रह सकते हो। दिसंबर यानी अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में तो आप क्यूआरएमपी में रहोगे, अगले क्वार्टर से आप बाहर। तो जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करेगा 5 करोड़ ड्यूरिंग ए क्वार्टर इन ए फाइनेंशियल ईयर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। कब से, फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। आगे बढ़ो। फिर क्या है सर, अब मैं बाहर हो जाऊंगा तो क्या मैं ऑटोमेटिकली अगले जनवरी महीने से क्वार्टरली रिटर्न यानी मंथली रिटर्न भरने लग जाऊं क्या? नहीं। अब आप सुन लीजिए, जैसे ही बाहर हो गए, ही शेल ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। फिर वापस आपको ऑप्ट करना है कि अब मैं मंथली बेसिस भरूंगा अगले महीने से जो भी आ रहा है ऑन द कॉमन पोर्टल। और ये कब तक ऑप्ट करना है, इसका टाइम पढ़ लीजिए। फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर succeeding the quarter during which is aggregate turnover exceed 5 crore, from the first month of quarter succeeding the quarter during which is aggregate turnover exceed 5 crore, the facility for opting out of scheme for quarter will be available from first day of second month of preceding quarter to the last day of first month of first quarter। तो अब सुन लीजिए, जैसे ही बाहर आए ऑप्ट करिए कि मैं मंथली रिटर्न भरूंगा। कब से, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग विच टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़। यानी कि कब से भरोगे, जैसे इस केस में बताइए, मेरे एग्जांपल में आप बोल देना कि मैं 1 जनवरी से मंथली रिटर्न भरूंगा। 1 जनवरी कहां से आया, फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग विच एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड। तो कौन से क्वार्टर में आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो उसका अगला क्वार्टर कब आएगा, जनवरी टू मार्च, उसका पहले महीने से आप बोलोगे कि मैं मंथली रिटर्न भरना चालू करूंगा। मतलब फ्रॉम 1 जनवरी आई विल फाइल मंथली रिटर्न। एक तो वो डेट बता देना कि कब से मंथली रिटर्न भरोगे, बोलिए यस और नो। ये इतनी माथाफोड़ी वो डेट की है, कब से मंथली रिटर्न भरना है ये बताया इन्होंने। और वैसे भी ये नहीं बताते तो ये हमको बताता। और ये बताने का टाइम कब है, आपने बोल तो दिया कि कब से मंथली रिटर्न भरोगे, पर कब तक बताना है ये टाइम सुन लीजिए। तो ये आपको बताना है, ऑप्टिंग आउट की फैसिलिटी का टाइम है, विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। सेम टाइम लिमिट, पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहले दिन से लेकर इस क्वार्टर के पहले महीने के लास्ट दिन तक। मतलब जैसे अभी मैं बात कर लेता हूं, बताइए जल्दी से, कौन से क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हुआ। तो आपको अब कब से भरना है बेटा, ये मंथली रिटर्न में कब से आना चाहते हो आप, जनवरी से आना चाहते हो। तो आपको कब तक ऑप्शन यूज करना है, इस क्वार्टर का सेकंड महीने का पहला दिन। बताइए इस क्वार्टर का पहला दिन कब से आएगा, सेकंड महीना कौन सा है, 1 नवंबर से 31 जनवरी। इस बीच में आपको बोलना है कि मेरे को इस स्कीम से बाहर, 1 नवंबर से 31 जनवरी। सेम टाइम है, दूसरे क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन से
नए जो क्वार्टर जिसमें आप मंथली भरना चाहते हो उस क्वार्टर के पहले महीने के एंड तक। बोलिए, क्लियर है क्या? एक बार मैं कंक्लूड करता हूं, सुन लीजिए, ध्यान से बताना। किस क्वार्टर में आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे? बोलिए। जिस क्वार्टर में टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कब से मंथली रिटर्न भरना जरूरी हो जाएगा? फिर उसी क्वार्टर से जिसमें 5 करोड़ से ऊपर हुआ, कि अगले क्वार्टर के पहले महीने से? के पहले महीने से। ठीक है, मतलब 1 जनवरी से भरना हो जाएगा। चलो, अगर हो जाएगा तो बताना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा उनको? बताना पड़ेगा कि मंथली रिटर्न भरूंगा, मंथली पेमेंट करूंगा। कब तक बताने का टाइम है? पिछला क्वार्टर का सेकंड महीने का पहला दिन से करंट क्वार्टर के फर्स्ट महीने के एंड तक। ये है आपका पूरा कंक्लूजन इसका। बोल दीजिए, आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, तो अभी तक यानी कि 4 पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट जो आपने सीख लिया बेटा वो है ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम क्या है। एक तो ये सीखा आपने। और छठी बात, अगर ऑप्शन लैप्स हो जाता है तो कब होगा? एक तो ऑप्शन लैप्स, और फिर इसमें ऑप्ट करने का टाइम क्या है? ऑप्शन से बाहर आने के लिए ऑप्ट करोगे तो उसका टाइम पीरियड क्या है? तो अभी तक आपकी 6 बातें हो चुकी है। कौन आ सकता है? पेन वाइज नहीं, जीएसटीआई वाइज आ सकता है। टर्नओवर की कैलकुलेशन रिटर्न से होगी। आने के लिए 2 कंडीशन माननी है, लास्ट महीने का रिटर्न भरना जरूरी है और हर क्वार्टर ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आ गए तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर में भी रहोगे जब तक कि बाहर ना हो जाओ, या तो कंडीशन पूरा ना करके, और या फिर आप खुद ही बाहर ना होना चाहो। अगर आना चाहते हो तो कब तक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, और अगर बाहर हो जाते हो तो कब तक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। ये सब हो चुका है। अब ये सब तो हो गया सर, आ गए स्कीम में, बाहर भी जाने का तरीका पता पड़ गया, सब पता पड़ गया। अब रिटर्न भरने कैसे? आपने कह तो दिया कि क्वार्टरली रिटर्न भरने हैं, पर क्वार्टरली रिटर्न कैसे? पहले क्वार्टर का कैसे भरूं, सेकंड का कैसे भरूं, तीनों का मिलाकर एक रिटर्न भरूं, क्या सिस्टम है? तो अब आ जाइए आप, रिटर्न भरना कैसे है। तो सबसे पहले आप सीखोगे आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो जीएसटीआर 1 में आप देते हो वो कैसे देनी है। तो जीएसटीआर 1 कैसे भरना है, सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे। बेटा मैं दोनों टाइप के लोगों की बात करूंगा, एक बार ध्यान से सुनो। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट बता दीजिए वापस से आप मेरे को। क्या बताई मैंने ड्यू डेट अभी? क्यूआरएमपी वालों को कब भरना है? नेक्स्ट यानी टैक्स पीरियड के एंड होने के बाद आने वाले महीने की 13 तारीख। और बिना क्यूआरएमपी वालों को टैक्स पीरियड एंड होने के बाद आने वाले महीने की 11 तारीख। ये डेट ध्यान रखना। चलिए अब चालू करते हैं। द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई are required to be furnished electronically in form GSTR1 for the month और क्वार्टर। देखो दोनों लिखा है इन्होंने, क्योंकि GSTR1 कुछ लोग मंथली भरेंगे और कुछ लोग क्वार्टरली भरेंगे। तो पूरा का पूरा GSTR1 फिर से लिख दिया इन्होंने। आप देख लेना आप कौन हो, मंथली वाले हो तो मंथली वाला पढ़ लो, क्वार्टरली वाले हो तो क्वार्टरली वाला पढ़ लो, दोनों लिखे इन्होंने। पर इस रिटर्न को भरने से पहले एक फैसिलिटी चालू हुई है और उसका नाम है IFF फैसिलिटी। फुल फॉर्म है इसकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटी क्यों है, पहले उसको समझने के लिए अपना IQ लगा लेते हैं अपन। अपन जीएसटी का बेसिक नॉलेज जानते हैं उसके साथ। अभी सुनिए, मैं एक व्यापारी हूं, मान लेते हैं मैं सप्लायर हूं और आप मेरे रिसिपेंट बन जाते हैं। कोई भी एक जना मैं रिसिपेंट बना लेता हूं, जैसे स्नेहा नाम के रिसिपेंट बना लेते हैं। अभी आप ध्यान से सुनिए मेरी बातें। नॉर्मल रूल क्या होता है कि मैंने आपको जो भी बेचा, मैं बेच रहा हूं,
वो जो मैंने आपको बेचा वो मेरे लिए बेटा कौन सी सप्लाई है? आउटवर्ड सप्लाई है। यस और नो? और वही आपके लिए क्या बेटा? इनवर्ड सप्लाई है। इस आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स बनेगा इसको मैं कहता हूं बेटा आउटपुट टैक्स। याद ही होगा सबको ये तो। और सेम ये आउटपुट टैक्स आपके लिए क्या है? इनपुट टैक्स, जिसका कि आप क्रेडिट लेते हैं, आईटीसी। याद आ गया? और आप आगे जब किसी को बेचोगे तो वो आपके लिए आउटवर्ड सप्लाई है, आप उस पर टैक्स लोगे और उस टैक्स में से आप अपना क्रेडिट सेट ऑफ करके कैश सरकार को दोगे, एनएसआई। याद होगा सबको ये सिस्टम। अब आप एक बात बताइए, आपके पास कितना क्रेडिट आएगा उसकी एक कंडीशन थी, याद है? सेक्शन 16। क्रेडिट तभी मिलेगा जब रिटर्न फर्निश हो जाए। याद करिए, कंडीशन थी। अब सोचिए, अगर मैंने, अब देखो मैंने आपको बेचा है तो जो मैं आपको बेचूंगा उसकी डिटेल मैं अपने जीएसटीआर 1 में दूंगा। सोचिए, और जो मैं आपको डिटेल जीएसटीआर 1 में दूंगा वही तो आपके पास जैसे आईटीसी शो होगी आपके कॉमन पोर्टल के अंदर, क्रेडिट लेजर जिसको बोलते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वही तो अमाउंट आएगा जो मैंने शो कराई जीएसटीआर 1 में। सोचिए सोचिए, याद है? अगर मैं ही जीएसटीआर 1 में आपको जो बेचा उसकी डिटेल ना दूं तो आपके पास क्रेडिट आएगा ही नहीं। याद करो, तभी तो वो कानून था कि ऐसे इनवॉइस जिसकी डिटेल फर्निश ही नहीं करी सप्लायर ने, उस इनवॉइसेस का कितना क्रेडिट आप ले सकते हो। तो याद करो, अमेंडमेंट करके अभी अपन ने नया कानून पढ़ा, टोटल एलिजिबल आईटीसी का कितना परसेंट? याद आया बेटा? अभी जो अमेंडमेंट भी हो गया आपके सामने, 5% हो गया अब तो। हाँ, तभी तो हुआ ना वो कानून। उस समय मैंने आपको बोला था कि इसका मतलब आपके पास तो क्रेडिट तब आएगा जब मैं रिटर्न भरूंगा। मैंने अगर रिटर्न में डिटेल ही नहीं दी तो आपके पास क्रेडिट नहीं आएगा। अब ये सिस्टम अगर हमारे इस जीएसटी का है तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूं मैं, देखो ध्यान से। मानते हैं कि एक मिस्टर एक्स है जो बेटा क्यूआरएमपी स्कीम में है और इनका एक कस्टमर है राधेश्याम नाम का। तो मिस्टर एक्स एक व्यापारी है जो कौन सी स्कीम में ऑप्ट करके बैठे हुए हैं? क्यूआरएमपी में। और इनका ग्राहक है राधेश्याम। ध्यान से सुनिए, अक्टूबर महीने में राधेश्याम ने एक्स से 20 लाख का प्रोडक्ट खरीदा। उस 20 लाख के ऊपर जीएसटी बना है, मान लेते हैं 10% पकड़ लेते हैं, 2 लाख का जीएसटी बना। तो अक्टूबर महीने में एक्स ने राधेश्याम को 20 लाख का माल बेचा। उस 20 लाख के माल पे 2 लाख का जीएसटी बना। बताइए, ये 2 लाख राधेश्याम के लिए क्या है? ओ है कि आई है? क्या, सॉरी, हाँ, राधेश्याम के लिए ओ है कि आई है? बताइए। राधेश्याम के लिए बेटा ये आई है। और ये 2 लाख एक्स के लिए क्या है? ओ है। राधेश्याम को इस 2 लाख का आई उसके क्रेडिट लेजर में कब दिखेगा? जब एक्स रिटर्न भरेगा। सोचिए यस और नो। अगर सोचो एक्स ने रिटर्न ही नहीं भरा तो क्या राधेश्याम को ये क्रेडिट शो होगा उसके लेजर में, ईसीएल में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? बोलिए। नहीं होगा, क्योंकि ये आउटवर्ड सप्लाई की जब डिटेल देगा तभी तो वो उधर शो होगी ऑटोमेटिकली। राधे एक्स क्या करेगा? जो माल इसने राधेश्याम को बेचा उस बिल की डिटेल देगा अपने जीएसटीआर 1 में, तो वो जाकर उधर शो हो जाएगी। क्या सिस्टम समझ आ रहा है आपको? अब सोचिए, जो एक्स है वो तो क्यूआरएमपी स्कीम में चला गया। तो अक्टूबर महीने में जो एक्स ने बेचा, क्या उसका रिटर्न अक्टूबर एंड में भरेगा क्या एक्स? जवाब है नहीं भरेगा। अक्टूबर की सप्लाई का रिटर्न तो वो अक्टूबर क्वार्टर के एंड पे भरेगा। सोचिए, क्यूआरएमपी में है जी भैया, तो क्वार्टर खत्म तो होने दो। कौन सा क्वार्टर एंड? ये क्वार्टर कब एंड होगा बताइए फिर? अक्टूबर वाला क्वार्टर होगा एंड दिसंबर में, और दिसंबर एंड का, दिसंबर में क्वार्टर एंड होगा, फिर रिटर्न भरेगा ये 13 जनवरी तक जाकर गई। सोचिए,
एक्स के द्वारा टेक्निकली इस सप्लाई की डिटेल 13 जनवरी तक जाएगी, जबकि राधे श्याम ने तो यह माल अक्टूबर में खरीद लिया था। तो राधे श्याम के लिए तो परेशानी क्रिएट होगी। बताइए कौन सी परेशानी क्रिएट होगी? जो क्रेडिट अक्टूबर में मिलना चाहिए था वो जनवरी तक पोस्टपोन हो गया। सोचिए बेटा सोचिए। और इस पोस्टपोन के पीछे गलती एक्स की नहीं है, ये तो कानून ने बोला एक्स को बोला कि भैया तू क्यूआरएमपी में आ जाएगा तो क्वार्टरली रिटर्न भरना आराम से। तो जब तक रिटर्न नहीं भरेगा, जीएसटीआर 1 नहीं भरेगा, तब तक तो क्रेडिट कैसे शिफ्ट होंगे, ट्रांसफर होंगे? इसके लिए सरकार ने बोला कि यार ये स्कीम अगर लाएंगे तब तो क्रेडिट ट्रांसफर में दिक्कत आ जाएगी। ऐसे में तो फिर जो ग्राहक है वो ऐसे लोगों से माल ही नहीं खरीदेंगे जो क्यूआरएमपी में होंगे, क्योंकि ग्राहकों को नुकसान होने लग जाएगा उनसे खरीदने पे। सोचिए सोचिए थोड़ा सा। क्यूआरएमपी वाले से क्यों खरीदेगा फिर राधे श्याम? राधे श्याम तो फिर मंथली स्कीम वाले से खरीदेगा, ताकि अक्टूबर में खरीदेगा, अक्टूबर में क्रेडिट आ जाएगा, वो रिटर्न हाथों हाथ भर देगा बंदा पीछे वाला। तो ऐसे में तो क्यूआरएमपी का स्कीम का लॉजिक ही चेंज हो गया, क्योंकि ग्राहक तो पटेंगे ही नहीं। इसके मद्देनजर रखते हुए ये इन्होंने क्यूआरएमपी वालों के लिए एक फैसिलिटी लॉन्च करी जिसको कहते हैं आईएफएफ फैसिलिटी। फुल फॉर्म है इसकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, बोलिए क्या नाम है इसका? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसमें क्या मौका होगा, इसमें क्या होगा कि जो भी क्यूआरएमपी स्कीम वाले, उन लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो B2B सप्लाईज का, B2C का झंझट ही नहीं है। बताइए बेटा B2C की क्यों बात नहीं कर रही है? बताइए क्यों? हाँ, B2C वाला रिसिपेंट तो वैसे क्रेडिट नहीं लेता, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? चिड़का तो B2B वालों को पड़ रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। तो जो भी B2B सप्लाईज है, आप उसका रिटर्न तो क्वार्टर के एंड में करना, उसका रिटर्न तो क्वार्टर के एंड में भरना, पर उस इनवॉइस की डिटेल आप हर महीने दे सकते हो। कौन सी फैसिलिटी के अंदर? आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर। और ड्यू टू दैट आईएफएफ फैसिलिटी हर महीने जो डिटेल जाएगी उसका क्रेडिट हर महीने रिसिपेंट को दे दिया जाए। तो भले रिटर्न क्वार्टरली जा रहा है, पर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हर महीने अवेलेबल, तो इनवॉइस फर्निश कर दो आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू, और वो फर्निश की गई रिटर्न की इनवॉइस की डिटेल अपने आप क्रेडिट के रूप में रिसिपेंट के पास शो हो जाएगी। तो अब क्या कर सकता है? मेरे एग्जांपल में जो एक्स है वो अक्टूबर की सप्लाई का रिटर्न तो 13 जनवरी को देगा, उसमें कोई शक नहीं है, पर ये अक्टूबर की सप्लाई की डिटेल आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर अक्टूबर के एंड में दे सकता है, और उसके कारण क्या होगा? अक्टूबर की सप्लाई का क्रेडिट अक्टूबर में ही पहुंच जाएगा रिसिपेंट्स के पास। क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? तो इसीलिए क्यूआरएमपी वालों के साथ अब एक स्कीम और लॉन्च हो गई जिसका नाम है आईएफएफ फैसिलिटी। जो बेटा क्यूआरएमपी में नहीं है उनके लिए ये फैसिलिटी काम की नहीं है, क्योंकि वो लोग तो हर महीने रिटर्न भर रहे हैं, और जब हर महीने रिटर्न भर रहे हैं तो उनके रिसिपेंट्स के बाद तो क्रेडिट वैसे ही ट्रांसफर हो रहा है। ये ऑप्शन केवल और केवल क्यूआरएमपी स्कीम वालों के पास है। उनके पास मौका है कि वो रिटर्न मंथली भरे, रिटर्न सॉरी क्वार्टरली भरे, पर इनवॉइस की डिटेल मंथली बेसिस पे देते जाए थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। अभी की क्लास बेटा मैं 10 बजे तक लूंगा, शायद आज भी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे लेंदी टॉपिक्स बाकी है, तो एक और लेक्चर शायद लेना पड़ेगा। तो जितना होता है उतना खत्म करते हैं अभी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या। अभी देखिए क्या है, अब देखिए आईएफएफ में क्या कह रहे हैं? टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी, केवल क्यूआरएमपी वालों के लिए है ये, बाकी के लिए नहीं है। टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी may furnish the detail of such outward supply to registered person as he may consider necessary। जिनकी डिटेल देने की इच्छा है आपकी, जिसकी डिटेल आप देना चाहो, कौन से क्वार्टर के लिए? ध्यान से सुनो, फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। आईएफएफ फैसिलिटी से आप केवल फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर की ही डिटेल दे सकते हो, थर्ड मंथ की नहीं दे सकते। सोचिए क्यों, लॉजिक लगाइए आप अपना, क्यों तीसरे महीने की मना कर दिया? बताइए
क्योंकि बेटा तीसरे महीने के एंड होने के बाद तो वैसे ही रिटर्न भरने की डेट आ जाएगी, तो उस महीने की इनवॉइस की डिटेल तो वैसे ही रिटर्न में दे देना डायरेक्टली। यस और नो? तो केवल फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए ही फैसिलिटी यूज आएगी। एमसीक्यू आ सकता है, आईएफएफ फैसिलिटी कौन से इनवॉइस को फर्निश करने में काम आ सकती है? तो जवाब है फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। क्या आगे बढ़ूं? जो लास्ट मंथ के इनवॉइस होंगे उसकी डिटेल आप जीएसटीआर 1 में ही देंगे, ओनली जीएसटीआर 1 में ही देंगे। आईएफएफ में उसकी फैसिलिटी, आईएफएफ में उसकी डिटेल नहीं देनी। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको पता हो जाएगा कि क्यों। और अगले पैराग्राफ में इन्होंने वही बताया किस कारण से ये फैसिलिटी लॉन्च हुई है। तो जैसे अभी मैंने आपको समझाया वही इन्होंने बोला कि अगर आप क्वार्टर के पहले महीने और दूसरे महीने के इनवॉइस की डिटेल आप क्वार्टर एंड होने के बाद देंगे तो रिसिपेंट के क्रेडिट की शॉर्टेज हो जाएगी। तो वही लॉजिक इन्होंने दिया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो वापस से आपके लिए पढ़ देता हूँ किस लॉजिक से आईएफएफ आया है। तो सुनिए अब, द फैसिलिटी of furnishing detail of invoice in IFF has been provided so as to allow detail of supply to be duly reflected in GSTR 2A and 2B of concerned recipient। जो डिटेल आप दोगे आउटवर्ड की, ध्यान से सुनना बेटा, वापस से बोल रहा हूं, आउटवर्ड की सारी डिटेल ही रिसिपिएंट का इनवर्ड बनेगा, रिसिपिएंट का ही बनेगा। और ये डिटेल ही इनके दो जीएसटीआर में शो होती है, एक 2A और एक 2B। 2A और 2B इनवर्ड सप्लाई की डिटेल के रिटर्न्स है, जो भरने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? क्योंकि सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी होगी, तो जिस सप्लायर ने माल बेचा वो रिसिपेंट का नाम लगा के बेच रहा है। जैसे एक्स ने जीएसटीआर, एस ने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी अभी वाले एग्जांपल में, तो वो एक्स राधेश्याम का नाम लिखेगा कि मैंने राधेश्याम को 20 लाख का माल बेचा, तो वो राधेश्याम के 2A और 2B में शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या आपको ये दोनों फॉर्म समझ में है? ये कौन से दो फॉर्म है? ये इनवर्ड सप्लाई की डिटेल के फॉर्म है, जो रिसिपिएंट को ऑटोमेटिकली किसके थ्रू डिटेल देते हैं? सप्लायर के जीएसटीआर 1 के थ्रू डिटेल देते हैं। क्या क्लियर हो ये बात आपको? हाँ, तो ध्यान रखना। तो वापस से सुनो मैंने क्या बोला। फैसिलिटी of furnishing detail of IFF has been provided to allow detail of such supply to be duly reflected in 2A and 2B of recipient in case where buyer made purchase from QRMP scheme। अगर खरीदने वाले ने QRMP वालों से माल खरीदा, जैसे मेरे एग्जांपल में राधेश्याम एक्स से खरीद रहा है, एक्स कौन है? QRMP वाला। तो राधेश्याम को परेशानी ना हो इसके लिए IFF फैसिलिटी है, ताकि राधेश्याम ने अक्टूबर महीने में जो माल एक्स से खरीदा उसका क्रेडिट राधेश्याम को अपने 2A और 2B में, 2A और 2B राधेश्याम का होगा, उसमें शो हो जाए। ठीक है, तो यहां तक ही काफी है, ये सब तो फर्जी बात है। आगे इन्होंने दिया IFF इज नॉट मैंडेटरी बट एन ऑप्शनल फैसिलिटी मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के इनवॉइस की डिटेल आईएफएफ में देनी होगी। अगर आप QRMP में रजिस्टर्ड होते हो और आप ये सोचते हो कि साहब मैं तो तीनों क्वार्टर की डिटेल एक ही साथ दूंगा जब मैं GSTR 1 भरूंगा, बिल्कुल कर सकते हो। पर अगर आपके ग्राहक आपसे लड़ने लग जाए, क्योंकि अगर आपने डिटेल क्वार्टर के एंड होने पे दी तो ग्राहक आपको लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि उनको क्रेडिट ही मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की डिटेल आईएफएफ में दे दो और लास्ट क्वार्टर की डिटेल आप अपने GSTR 1 में दे देना। तो इसलिए ऑप्शनल है। आगे अगला टॉपिक, टैक्स पेयर यूजिंग IFF कैन अपलोड द इनवॉइस डिटेल अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। ये भी एक लफड़ा एमसीक्यू आ सकता है। अगर आप IFF में गए तो आप IFF के थ्रू कितने अमाउंट के इनवॉइस दोनों क्वार्टर में मिला के अपलोड कर सकते हैं? तो जवाब सुन लीजिए, नंबर सुन लीजिए बेटा, कितना है? 50 लाख। क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। यानी कि अगर आप QRMP में है
और आप आईएफएफ फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो आप फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के इनवॉइस की डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। पर यूं नहीं कि अनाधुंध कितने भी बिल की डिटेल दे दो। मैक्सिमम दोनों महीनों के क्यूमुलेटिव बिल कितने रुपए तक की डिटेल दे सकते हो बताइए? 50 लाख रुपीस तक के ही इनवॉइस की डिटेल आप 2 क्वार्टर के 2 महीने के लिए दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आगे, इनवॉइसेस आर टू बी फर्निश्ड इन आईएफएफ। अब आईएफएफ में इनवॉइस फर्निश करने का टाइम क्या है? अभी ध्यान दीजिए बेटा, आईएफएफ में इनवॉइस फर्निश करने का टाइम क्या है? बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल 13 डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। आफ्टर 13th ऑफ मंथ दिस फैसिलिटी फॉर फर्निशिंग आईएफएफ प्रीवियस मंथ विल नॉट बी अवेलेबल। यानी मान रहे हैं कि आपका ये क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, तो अक्टूबर महीने में आईएफएफ यूज करोगे तो अक्टूबर के इनवॉइस आईएफएफ के थ्रू कब तक दे सकते हो बताइए? 1 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में। अगले महीने की 1 से 13 के बीच में आईएफएफ के थ्रू आप अक्टूबर के बिल की डिटेल दे सकते हैं। 13 नवंबर के बाद अक्टूबर के इनवॉइस की डिटेल आप आईएफएफ के थ्रू नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से नवंबर महीने की डिटेल भी आईएफएफ के थ्रू दे सकते हैं। बताइए कब से कब तक दोगे नवंबर के इनवॉइस की डिटेल? 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। और बताइए तीसरा, दिसंबर महीने के इनवॉइस की डिटेल आईएफएफ में दे सकते हो? इसकी डिटेल तो आप जीएसटीआर 1 में ही दोगे ना सीधे। अरे बोलो बेटा, बेटा बोलो ना जल्दी, जीएसटीआर 1 में दोगे? तो ये जीएसटीआर 1 का टाइम लिमिट आपका क्या है? क्यूआरएमपी वालों का वैसे भी टाइम पीरियड आपको पता है 13 तारीख की है, देखा जाए तो अगली 13 जनवरी तक ही भर सकते हो आप ये, इसीलिए 13 इन्होंने कर रखा है, क्योंकि वैसे भी आपका टाइम पीरियड फाइनली भी 13 ही है, टैक्स पीरियड के बाद की 13। नेक्स्ट पॉइंट आईएफएफ का, the detail of invoices furnished using IFF in the first 2 months are not required to be furnished again in GSTR1 of said quarter. Very important. ये क्वेश्चन बनना चाहिए था सर कि जो बिल की डिटेल में आईएफएफ में दे चुका हूं पहले और दूसरे महीने की, क्या जीएसटीआर 1 जब मैं भरूंगा क्वार्टर के एंड होने पे, क्या वापस से वो इनवॉइस की डिटेल देनी है? जवाब है नहीं देनी। जिस इनवॉइस की डिटेल आप आईएफएफ में दे चुके हैं, कौन से महीने की? क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने की, उन इनवॉइस की डिटेल वापस से जीएसटीआर 1 में देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए आप, अच्छी तरह से इन्होंने समझा रखा है, एक बार समझना। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव अवेल्ड क्यूआरएमपी स्कीम वांट टू डिक्लेयर 2 इनवॉइसेस आउट ऑफ टोटल 10 इनवॉइसेस इशूड इन फर्स्ट मंथ। क्वार्टर के पहले मंथ में आपने 10 बिल इशू करे, उसमें से 2 ही बिल की डिटेल आईएफएफ में देना चाहते हो। अब बताइए 10 बिल इशू करे तो 10 की देनी पड़ेगी कि जितनी आपकी इच्छा होती है दे सकते हो? क्वार्टर के पहले महीने में 10 बिल इशू करे, क्या 10 ही की बिल की डिटेल देनी जरूरी है आईएफएफ में कि आपकी इच्छा जितनी दे सकते हो? इच्छा है, आपकी इच्छा जितनी दे सकते हो, तो आपने 10 में से 2 की डिटेल दी, ठीक है कोई बात नहीं। क्यों दी? क्योंकि वो 2 इनवॉइस का रिसिपेंट बोल रहा था उसको आईटीसी चाहिए, यही रीजन है। आईएफएफ में देने का रीजन ही यही है, क्योंकि वो रिसिपेंट परेशान कर रहा होगा कि मेरे को आईटीसी चाहिए, डिटेल दे, तो आपने दे दी, चल 2 की डिटेल दे दी, तो 2 इनवॉइस की डिटेल आपने आईएफएफ में दे दी, बढ़िया बात है। बाकी के 8 इनवॉइसेस की डिटेल आपने दी नहीं। अब बताओ ये 8 इनवॉइस की डिटेल क्या क्या करोगे, फिर कब दोगे? क्वार्टर के एंड होने पे जब आप जीएसटीआर 1 भरोगे ना, उसमें ये 8 की डिटेल दे देना। 2 की तो देनी नहीं है क्योंकि 2 की आईएफएफ में दे दी, पर ये 8 की डिटेल नहीं देनी, ऐसा मत समझ लेना, 8 की देनी पड़ेगी। पर अब ये कब देना? जीएसटीआर 1 में दे देना। जीएसटीआर 1 कब भरोगे? क्वार्टर के एंड होने के बाद की 13 तारीख तक। क्या पिक्चर क्लियर हुआ क्या? बेटा क्या डाउट होना तो आप प्लीज बोल दीजिए, क्योंकि मैं काफी दूर बैठा हूँ स्क्रीन से, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कि आप क्या डाउट भेज रहे हैं, यस सर नो सर क्या लिख रहे हैं। तो अगर कोई भी दिमाग में प्रश्न आता है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। यस सर नो सर तो ठीक है, अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ ले।
आधा घंटा और लेंगे अभी, उसके बाद फिर बचा हुआ फिर देखते हैं कि क्या बचता है और क्या होता है। ठीक है, तो 8 इनवॉइस की डिटेल आप जीएसटीआर 1 में दे देना उस क्वार्टर के। The two invoice furnished in IFF shall be reflected in GSTR 2B of the concerned recipient of the first month of the quarter and remaining 8 invoices furnished in GSTR 1 2B में at the last month of quarter। ये तो सिंपल है, जिन दो इनवॉइस की डिटेल आपने IFF में दे दी उसकी डिटेल बताओ रिसिपिएंट को कब शो हो जाएगी? महीने फर्स्ट मंथ भी शो हो जाएगी। सोचिए, इन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि दो इनवॉइस जिसकी डिटेल आपने दे दी वो 2B में शो हो जाएगी। 2B किसका है? रिसिपिएंट का है, जिसको क्रेडिट मिलने वाला है, तो उसके 2B में शो हो जाएगी क्वार्टर के पहले महीने में ही। और जो 8 इनवॉइस की डिटेल आपने जीएसटीआर 1 में बाद में कभी दी उसकी डिटेल क्वार्टर के एंड होने के लास्ट महीने में शो होगी उनको, रिसिपिएंट्स को। ये तो लॉजिक है, जब आप डिटेल दोगे तभी तो उनके जीएसटीआर 2B में जाएगी। सोचिए एस और नो यार। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, इन द आईएफएफ टैक्स पेयर हैज टू सबमिट द B2B इनवॉइस डिटेल of both interstate and intrastate supply transaction along with debit and credit note of B2B invoices। तो IFF में एक और बात क्लियर होगी कि आप अपनी मर्जी है जिस बिल की डिटेल नहीं दे सकते। IFF में आपको केवल B2B इनवॉइसेस की डिटेल देनी है। B2C के लिए IFF नहीं बना हुआ है, क्योंकि B2C के लिए आपको डिटेल देने की इतनी आग क्या लग रही है? बाद में दे देना ना जीएसटीआर 1 में ही। सोचिए यस और नो, ये अपन बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, the detail of outward supply IFF shall include invoice wise detail of interstate and intrastate made to registered person और डेबिट नोट। आपको पता ही है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो रिटर्न में डिटेल देनी है इनवॉइस की, अगर B2B सप्लाई है तो इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। आपको याद है, अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है B2C सप्लाई के लिए आप कंसोलिडेटेड दे सकते हो। पढ़ो ये पुराना वाला, बेटा डिटेल वैसी देनी है जो पहले आपने पढ़ा हुआ है। B2B की इनवॉइस वाइज, और B2C अगर इंट्रा है तो कंसोलिडेटेड, और B2C अगर इंटर है तो कितने रुपए तक की कंसोलिडेटेड दे सकते थे? 2.5 लाख शायद, 2.5 लाख ही है क्या? देखना, देखो आपके नोट्स में लिखवाया था मैंने, डिटेल फर्निश करने का तरीका। वो तरीका अभी भी सेम है बेटा, ध्यान रखना। डिटेल कैसे देनी है 1 में? डिटेल किसकी देनी है? आउटवर्ड सप्लाई की। कैसे देनी है? सेम वैसे ही जैसे पहले देते थे। B2B है तो इनवॉइस वाइज डिटेल, और B2C है तो इंट्रा में तो कंसोलिडेटेड दे सकते हो, और इंटर है तो वो पर रिसिपिएंट शायद 2.5 लाख तक की अमाउंट है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद। चलिए जी आगे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। However, if a registered person does not opt to upload invoice using IFF, then he has to upload invoice detail of for all the 3 month of the quarter in GSTR 1। बकवास है, सबको पता है। आप IFF में डिटेल नहीं दे रहे तो तीनों ही महीने की डिटेल GSTR 1 में दे देना। क्या बकवास है, सबको पता है। तो आगे बढ़ूं क्या? हाँ बेटा, ये वही वाला आ गया कानून जो पहले पढ़ा था। डिटेल कैसे देनी है जीएसटीआर 1 में? देख लीजिए, इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल इंटर एंड इंट्रा, और इंटर देखो 2.5 लाख, ये आ गया। ये पहले वाली है कंसोलिडेटेड, तो ये सेम पहले जैसी डिटेल अभी भी वैसे की वैसी देनी है। ये सेम एज ओल्ड है, वापस लिख दिया इन्होंने, जो कि पहले ही था अभी भी सेम एज इट इज। तो डिटेल कैसे जाएगी आईएफएफ और जीएसटीआर 1 में? B2B है तो इनवॉइस वाइज डिटेल, आईएफएफ में तो वैसे ही B2B जारी है, जीएसटीआर 1 में B2B और B2C दोनों इनवॉइस की डिटेल जारी होगी। तो कैसे जाएगी? B2B की तो इनवॉइस वाइज, इंटर हो या इंट्रा हो, और B2C है तो इंट्रा में तो कंसोलिडेटेड दे ही सकते हो, और इंटर है तो 2.5 लाख तक की स्टेट वाइज लिमिट है जो आपके सामने। सेम पुराना वाला है, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये एज इट इज आपको पहले ही लिखा रखा है, कॉपी है। क्या क्लियर है? हेलो सर, आज तो छुट्टी बोली थी ना सर मैंने आपको? नहीं, गुरुवार, गुरुवार को बोला था ना सर, बुध गुरुवार को रखूंगा शायद मैं छुट्टी। कल तो मैं आया था ना पढ़ाने के लिए। हाँ जी, तो ये आपके सामने होगी डिटेल फर्निश करने का तरीका। तो ये आईएफएफ फैसिलिटी पूरी तरह से खत्म है। एक बार कंक्लूड करते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए ताकि इसको खत्म करें। बताइए, आईएफएफ फैसिलिटी
हर बंदे के लिए अवेलेबल है कि केवल क्यूआरएमपी वालों के लिए? केवल क्यूआरएमपी वाले ही आ सकते हैं। नंबर 2, ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? मेन मेन बातें इतनी भी आप याद रख लोगे तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन मेन जो मैं भारी कंक्लूड कर रहा हूं इधर। तो क्यूआरएमपी वाले हैं, ऑप्शनल है। तीसरी बात, कौन से इनवॉइस की डिटेल देनी है? क्वार्टर के तीनों महीने के फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर ओनली। अब अगर क्यूआरएमपी में आप फर्स्ट और सेकंड मंथ की डिटेल दे रहे हो तो क्या सारे इनवॉइस जो भी होंगे सभी की डिटेल दोगे कि आपकी इच्छा है जितने की दोगे? इच्छा है जितने की दोगे, और वो भी केवल B2B वाले ही दो। इच्छा में भी केवल B2B, इच्छा में B2C नहीं चलेगा। अरे क्लियर है क्या? अब बताइए, जिस जिस इनवॉइस की डिटेल आपने दे दी इस आईएफएफ में, उसकी डिटेल वापस जब GSTR 1 भरोगे तब देनी पड़ेगी? बचे हुए की देनी पड़ेगी। GSTR 1 भरना ही नहीं है कि भरना पड़ेगा? भरना तो पड़ेगा क्वार्टर के एंड होने के बाद की 13 तारीख तक। तो बताइए फिर GSTR 1 में क्या क्या डिटेल दोगे आप? फिर बताइए फाइनली, आप बताइए GSTR 1 में क्या क्या डिटेल जाएगी अगर आईएफएफ यूज कर रहे हो तो? एक तो लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर की पूरी डिटेल जाएगी, और फर्स्ट और सेकंड मंथ के उन इनवॉइस की डिटेल जाएगी जिसकी डिटेल आपने आईएफएफ में नहीं दी। बोल दीजिए यस और नो। यही है ना ओवरऑल कंक्लूजन? ठीक है, तो बस बहुत है, और क्या है इसके अंदर। और हाँ, ये फर्स्ट महीने का क्वार्टर का रिटर्न कब तक भरना है बताना? पहले महीने का आईएफएफ में इनवॉइस की डिटेल कब तक देनी है? एक से 13 तक बीच में, अगले में। बस और क्या है, और तो कुछ आईएफएफ में सीखना ही नहीं है। तो ये आपकी आईएफएफ फैसिलिटी खत्म हो चुकी है। ये हमारा अगला टॉपिक है, केसेस where a registered person shall not be allowed to furnish detail of outward supply in GSTR 1/IFF। अब ये ध्यान से सुन लेना, ये आ सकता है एग्जाम में। कौन से केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR 1 भी भरने का मौका नहीं मिलेगा और आईएफएफ भी? अब ध्यान से सुन लेना। अब GSTR 1 तो बेटा दोनों टाइप के लोग भर रहे हैं, क्यूआरएमपी वाले भी भर रहे हैं और बिना क्यूआरएमपी वाले भी भर रहे हैं, दोनों ही भर रहे हैं। ये अलग बात है कि क्यूआरएमपी वाले क्वार्टरली भर रहे हैं और बिना क्यूआरएमपी वाले मंथली भर रहे हैं। भर तो दोनों ही रहे, यस और नो बोलिए। क्यूआरएमपी वाले क्वार्टरली भर रहे हैं, ये मंथली भर रहे हैं, तो इसमें दोनों कवर हो जाएंगे। मतलब ऐसे लोग जो GSTR 1 भरने के लिए इनएलिजिबल मान लिए गए हैं, वो भर ही नहीं सकते। और अगर बाय चांस आप क्यूआरएमपी वाले ही हो तो आप GSTR 1 के साथ एक फैसिलिटी का एंजॉयमेंट और ले रहे थे, आईएफएफ, तो आईएफएफ में भी नहीं आ सकते। तो ओवरऑल सबके मिलाकर एक पॉइंट बन रहा है। तो चलो चालू करते हैं। पहला केस, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 if he has not furnished the return in GSTR 3B for preceding 2 months। अब ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट शायद क्यूआरएमपी के बिना वाले लोगों के ऊपर लागू होगा। अगर आप क्यूआरएमपी वाले नहीं है तो आप 1 और 3 भी दोनों महीने के महीने भरते हैं। अगर आपने पिछले 2 महीने का 3B ही नहीं भरा तो आप GSTR 1 नहीं भर सकेंगे आगे से। तो ये पहला पॉइंट आपके सामने है। अगर पिछले 2 महीने से आप 3B नहीं फर्निश कर रहे हैं तो आप GSTR 1 नहीं भर सकते आगे से। पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बिना क्यूआरएमपी वालों पे लागू होगा क्योंकि महीने के महीने 3B वही लोग भर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट उनके हिसाब से बनाया गया। आगे आ जाइए दूसरा, ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी। अब ये वाला क्यूआरएमपी वालों के लिए बना। अगर क्यूआरएमपी वाले हो तो 1 3B नहीं भर सकते, सॉरी 1 और नहीं कर सकते। shall not be allowed to furnish detail of outward supply in 1 और IFF। क्यूआरएमपी वालों के पास आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देने के 2 तरीके हैं, 1 में देंगे, IFF में देंगे। तो ना 1 में दे सकते हो ना IFF में दे सकते हो। अगर उन्होंने नहीं भरा 3B प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, इनके लिए 2 मंथ्स नहीं बोला है, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का बोला है। तो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मतलब जैसे मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर गया,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा है। अगर आपने बेटा जुलाई अगस्त सितंबर का 3B नहीं भरा, इस क्वार्टर का 3B नहीं भरा, तो इस क्वार्टर में आप ना 1 भर सकते हैं ना IFF फैसिलिटी इंजॉय कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर वाले दिसंबर वाले क्वार्टर में आपके लिए बंद हो जाएगी फैसिलिटी। अगर आप QRMP वाले हैं तो पिछले टैक्स पीरियड का अगर 3B नहीं भरोगे तो करंट टैक्स पीरियड में आप ना IFF यूज कर सकते हो ना 1 यूज कर सकते हो। और बिना QRMP वाले हो तो पिछले 2 महीने से अगर 3B नहीं भरा तो आप GSTR 1 में डिटेल नहीं दे सकते। क्या क्लियर होगी दोनों बातें? चलिए, और आगे वाली बात मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आपको याद है एक रूल 86 में आया था 99% क्रेडिट वाला। अमेंडमेंट में याद करो, ITC में क्या है, 1 महीने में अगर आपकी सप्लाई कितने रुपए तक की होती है, याद करो। क्रेडिट से आप केवल 99% ही टैक्स पे कर सकते हो, बाकी आपको कैश देना पड़ेगा। रूल 86B ITC में अमेंडमेंट है। किन लोगों पे लागू होता था रूल 86B? जिनका 1 महीने का टर्नओवर 50 लाख, शायद कितना है देखना एक बार, 50 लाख है। हाँ, तो अगर आप रूल 86B में डिफॉल्ट करते हुए पाए गए तो ध्यान से सुनिए, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ 86B, तो वो अगर आप वाले बंदे हो 86B वाले तो आप 1 नहीं भर सकोगे। कब नहीं भर सकोगे? shall not be allowed to furnish detail of outward supply in GSTR 1 or IFF if he has not furnished the return in form 3B for preceding tax period। अगर आपने preceding tax period का 3B नहीं भरा है तो आप नहीं आ सकते। अभी मैं क्या कहना चाहता हूं ना, समझो ये क्या लॉजिक है, पहले आप समझो। एग्जाम्पल 1 देखो, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स है, QRMP में नहीं है, बताओ ये GSTR 1 भरेंगे और IFF दोनों यूज करेंगे कि केवल 1 में आएंगे? बताइए पहले तो। केवल 1 भरते हैं, IFF तो इनके ऊपर है ही नहीं। अगर QRMP पे नहीं हो तो IFF की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। तो 1 भरोगे। कब नहीं भर सकते 1? बताइए, रीजन नंबर 1, एक ही रीजन है, 3B नहीं भरा। कितने महीने का? लास्ट 2 महीने। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। अब एग्जाम्पल 2, एक मिस्टर वाई है, ये भी QRMP में नहीं है, ये भी QRMP पे नहीं है, पर इन मिस्टर वाई पे बेटा 86B के कानून लगते हैं, रूल 86B के कानून लगते हैं। कौन से वाले कानून बेटा? 99% वाले। अब अगर लगते हैं तो बताइए ये कितने महीने का, कितने टाइम का 3B नहीं भरेंगे तो 1 में फंस जाएंगे? बताइए। अब 2 महीने नहीं देखना है इनके लिए, केवल क्या वर्ड है? लास्ट टैक्स पीरियड। अब क्योंकि इनका टैक्स पीरियड मंथली है तो 1 महीने का डिफॉल्ट करने पे फंस जाएंगे ये। तो वाई जो है वो 1 महीने में भी अगर 3B नहीं भरा तो भी फंस गया, क्योंकि वाई पे फर्स्ट नहीं थर्ड पॉइंट लग रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? अगर आप तीसरी कैटेगरी में आ गए तो फर्स्ट और सेकंड का मतलब ही नहीं है। तीसरी में नहीं आए तो फिर फर्स्ट सेकंड सोचिए। अगर तीसरी कैटेगरी के बंदे हो आप तब तो आपको एक टैक्स पीरियड मिला है, एक टैक्स पीरियड का भी 3B पेंडिंग है तो आप नहीं आ सकते। क्या क्लियर होगी बात? तो एक्स पे 2 महीने देखने हैं और वाई पे QRMP में दोनों ही नहीं आते, फिर भी वाई पे आपको एक टैक्स पीरियड देखना है, केवल एक टैक्स पीरियड। और इसका टैक्स पीरियड क्या चलेगा? 1 महीने का चलेगा। तो ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से लोग GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR 1 या IFF में नहीं दे सकते। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख के आप जाइएगा अच्छी तरह से। तो एक बार रिपीट मारते हैं, वापस से सुन लीजिए। पहला बंदा जो QRMP में नहीं है, बताइए उनके लिए क्या टाइम है? 3B नहीं भरना। कब तक नहीं भरा? लास्ट 2 मंथ। जो QRMP में है उनके लिए क्या है? 3B नहीं भरा। कब तक नहीं भरा? लास्ट टैक्स पीरियड। लास्ट टैक्स पीरियड बताइए इनका क्या है पीरियड?
सही है, इनका टैक्स पीरियड क्वार्टरली है, तो टेक्निकली देखा जाए तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर का 3 भी नहीं भरा, सीधी सी बात, बोलिए। और तीसरे, ऐसे बंदे जो क्यूआरएमपी पे हो या ना हो, भाड़ में जाओ, अगर 86 में आ गए आप, अब चाहे वो 3 क्यूआरएमपी वाले हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर 86 बी लगला रूल, तो फिर एक टैक्स पीरियड का 3 भी नहीं भरा, एक टैक्स पीरियड का 3 भी नहीं भरा। तो 3 भी नहीं भरोगे तो GSTR1 और IFF में डिटेल देना बंद हो जाए। तो ये नया पॉइंट आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। अब बेटा अगला पॉइंट आता है GSTR 2A और 2B। एक बार बताना ये 2A और 2B वर्ड कहां पे काम आया था, अभी तो आया था ऊपर, क्या था ये 2A 2B? वो रिसिपिएंट के पास जो डिटेल आती है क्रेडिट्स की, वो ये ना, ये रिटर्न्स। तो ये रिटर्न्स क्या है, इनमें क्या क्या डिटेल आती है, ये भरने नहीं पड़ते बेटा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये दोनों रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑटोमेटिक डिटेल आती है। तो इसमें कौन सी डिटेल ऑटोमेटिक आती है, कब तक आती है, किस टाइम तक आपको 2A और 2B की डिटेल मिलती है, ये सब आपका अगला टॉपिक है। और देखा जाए तो इसके बाद ही हमारे सामने लास्ट आएगा पेमेंट कैसे करना है, शायद बस वही है। तो यहाँ पे भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है, होगा भी नहीं इसके बाद। तो यानी कि अगला लेक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो यहाँ से पढ़ाऊंगा, 2A और 2B का फॉर्म और मैनर, इनवर्ट सप्लाई की डिटेल कैसे इसमें शो की जाएगी। एक बार मैं क्लास कंक्लूड करूं, एक बार जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं, जो आपने सीख लिया है याद कर लेना बेटा, MCQ आ सकता है, सब्जेक्टिव आ सकता है, वॉट एवर द क्वेश्चन इज। तो एक बार फटाफट से रिपीट मारते हैं, चालू करें। सबसे पहले QRMP की फुल फॉर्म बोलिए। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। आपके रिवीजन के लिए तो प्लीज इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, क्योंकि आप अगर ये क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो तो फिर आपको ओवरऑल कंक्लूजन हो चुका है चीजों का। QRMP स्कीम बताइए, हर रजिस्टर्ड पर्सन इसके अंदर आता है कि केवल रेगुलर स्कीम वाला रजिस्टर्ड लोग? हाँ, कंपोजिशन वालों के बारे में सोचना प्लीज, है ना, उनके लिए ये नहीं है चीजें, क्योंकि उनको तो वैसे भी जो करना है वो करते थे, वैसे ही करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं। तो नंबर 2, QRMP में कौन से लोग आ सकते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर लास्ट ईयर कितना तक है, बताइए? 5 करोड़ या उससे कम। ऑप्शनल है, मैंडेटरी है स्कीम में आना? ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, जिस क्वार्टर में आप स्कीम में आना चाहते हैं उस क्वार्टर में ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो उसके बाद के क्वार्टर में भी बार बार ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि कंटिन्यू रहोगे? कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि या तो कंडीशन ब्रीच ना हो जाए या फिर आप खुद ऑप्ट आउट ना करना चाहे। बताइए, ऑप्शन में आने के लिए ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करना है, टाइम बताइए। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम क्या है? जिस क्वार्टर में आना चाहते हो उसके पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले दिन से लेकर करंट क्वार्टर के पहले महीने के एंड तक। अरे ये है ना टाइम, तो ध्यान रखना बेटा, MCQ में पूछ सकते हैं डेट ऑप्शन एक्सरसाइज करने की। आगे, अगर आपका किसी क्वार्टर में टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो आप इस स्कीम में उसी क्वार्टर में बाहर हो जाओगे कि अगले क्वार्टर के पहले महीने से बाहर हो जाओगे? अगले क्वार्टर के पहले महीने से बाहर हो जाओगे। और बाहर आने के लिए भी ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके लिए भी कब तक? पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले दिन से करंट क्वार्टर के पहले महीने के एंड तक, वही वाला टाइम सेम का सेम ही आपका यूज होगा। अगला आपके सामने, अगर आप QRMP स्कीम में आते हैं तो रिटर्न तो क्वार्टरली देना है, GSTR 1 हो या 3 भी हो, क्वार्टरली देना है। क्या इनवॉइस भी सारे डिटेल क्वार्टरली देनी है कि मंथली दे सकते हो डिटेल्स? इनवॉइस की डिटेल मंथली देने का ऑप्शन है आपके पास, कौन सी फैसिलिटी के थ्रू, बताइए कौन सी फैसिलिटी? IFF। कौन से महीने की डिटेल दे सकते हो, क्वार्टर के किसी भी महीने की कि किसी खास महीनों की? फर्स्ट और सेकंड मंथ के ही महीनों की डिटेल आप IFF में दे सकते हो। कोई बता सकता है IFF में मैक्सिमम कितने रुपए तक की 2 क्वार्टर महीने की डिटेल दी जा सकती है? 50 लाख तक की ही डिटेल दी जा सकती है IFF के थ्रू। B2B B2C की आपकी इच्छा है, जो B2B में जितनी आपकी इच्छा है उतने की डिटेल ही आप IFF के अंदर दे सकते हो, बाकी की नहीं दे सकते। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला आपके सामने था कॉन्सेप्ट, अगर IFF फैसिलिटी में आपने इनवॉइस की डिटेल दे दी तो वापस से वो डिटेल GSTR 1 में भी देनी है?
तो जीएसटीआर 1 में एक तो लास्ट क्वार्टर महीने की डिटेल दोगे आप तो, और पिछले 2 महीने की जो बची हुई डिटेल है वही देनी है। यस और नो? ठीक है। इसके बाद आपके सामने था कि लास्ट टॉपिक आपके सामने ये वाला जो अभी मैंने पढ़ाया मेन तो वही था कि आईएफएफ और जीएसटीआर 1 भरने की फैसिलिटी कब बंद हो जाएगी आपके लिए। तो पहला ऑप्शन क्यूआरएमपी वाले नहीं हो तो कब बंद होगी? लास्ट 2 महीने का 3B नहीं भरा हो तो। क्यूआरएमपी वाले हो तो कब बंद होगी? लास्ट टैक्स पीरियड का 3B ना भरा हो तो। बेटा क्यूआरएमपी वालों के लिए केवल जीएसटीआर 1 भरने की फैसिलिटी बंद हो जाएगी कि आईएफएफ भी बंद हो जाएगी? आईएफएफ और 1 दोनों बंद हो जाएगी, है ना, अगर लास्ट टैक्स पीरियड का 3B नहीं भरा तो। और अगर कोई भी बंदा 86 वाले रूल में आ जाएगा तब तो एक टैक्स पीरियड का 3B नहीं भरा तो वैसे ही उसके लिए फैसिलिटी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और 2A और 2B क्या होता है ये बता दो लास्ट। जीएसटीआर 2A और 2B क्या है? इनवर्ट सप्लाई की डिटेल जो कि रिसिपेंट के पास ऑटोमेटिकली जाती है आपके इधर से जो बन के जाती है। वैसे 2 और 2B की बात अपन आराम से करेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी इसको और करते हैं, आधा 1 घंटा और शायद लगेगा तो अपन उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।